हेलो, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। आ गए आज फिर पार्ट 2 लेकर मोक्ष शर्मा के साथ। तो मैंने बोला था कि भाई वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना। तो ज़्यादा बच्चे तो दिखे नहीं वहाँ पे मेरे को, चलो कोई बात नहीं। और मैंने एक पेपर डाला टेलीग्राम के ग्रुप में, तो मैं यहाँ पे भी लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लेकर आया हूँ। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी नोट्स भी डाले थे मैंने इन टेलीग्राम ग्रुप, और बड़े अच्छे लेवल के। आपको जेई भी क्रैक कराएंगे, नीट भी क्रैक कराएंगे। एनिमेटेड थे वो नोट्स। ठीक है, अगर चाहते हो ऐसे नोट्स मिले, ऐसे टेस्ट मिले, क्विज़ेस करने को मिले, तो जाके ग्रुप को ज्वाइन करो। लिंक साथ में नीचे दे रखा है। तो पिछली वीडियो पे ज़्यादा लाइक भी नहीं आए हैं, व्यूज़ बढ़े हैं। ठीक है, बट लाइक कम है, तो इस बार ऐसा शायद ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। तो सेक्शन एक ही सेक्शन था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायमेंशन एंड फाइन डायमेंशन ऑफ टॉर्क वर्क एनर्जी व्हाट यू ऑब्जर्व। तो डायमेंशन होता क्या है डायमेंशन, ये मैंने स्टडी नोट्स में अच्छी तरह से एनिमेटेड करके जो है समझा रखा है। टेलीग्राम का ग्रुप जाओ और वहाँ पे चेक करो। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ जी। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, तो उसके करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज़ फोर्स इनटू आर्म लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M L T - 2, इट इज़ L। तो इट बिकम्स ML2T - 2। यार क्लियर। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका वर्क का फॉर्मूला आएगा, क्या, डायमेंशनल। ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। और यही आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है ना, उसने पूछा व्हाट यू ऑब्जर्व, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। क्या है, ये लिख देना, इसके इक्वल है तीनों। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो इजी क्वेश्चन निकला, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला। बच्चों जो नन्हे नन्हे फुटबॉल जैसे बच्चे होते हैं ना, वो भी इसको 2 मिनट में करके फुटबॉल खेलने चल जाते हैं। तो ये आपके बस का नहीं था, ईजी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। डिफाइन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या है ये, बेसिक पता ही, फंडामेंटल कराया पिछली वीडियो में दब दब के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फाइन डायमेंशंस, ये आया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने आपको याद होगा पिछले जो है वीडियो में, आई थिंक या प्लैंक्स कांस्टेंट को मैंने होमवर्क दिया था। तो ये फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। करते हैं चलो। E = H × लैम्डा। ई यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे है एनर्जी, एच यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड लैम्डा इट इज़ फ्रीक्वेंसी। मतलब इट, यार ये क्या हो रहा है, इट इज़ इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। क्या, ओनली फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, पूरा मत समझ लेना। ठीक है, तो मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है। एच इक्वल्स टू क्या आएगा, E/लैम्डा, और ई इज़ ML2T - 2 अपॉन 1/T। तो ये टी भी कहाँ जाएगा, ये टी भी जो है ऊपर जाएगा। ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, किसने निकाला वैसे, मैंने होमवर्क दिया था, ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला होगा किसी, कई बच्चों ने। तो इंपॉर्टेंट है, स्कूल वालों का फेवरेट है ये हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया। दो चार और हैं, टॉर्क वगैरह है ना। ये तीन चार जो है स्कूल वालों के फेवरेट है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक डेंसिटी का मैंने पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, वो भी बता देता हूँ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यार, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास रिप्रेजेंट M डिवाइड बाय L³। ये तो अब बच्चों वाली बात हो गई, L - 3T0। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही। इतना भी लिखोगे तो भी सही है, बट इतना पूरा लिखोगे तो ज़्यादा सही है। स्कूल वालों को नंबर काटने का मौका हमने देना ही नहीं है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही समझा रखा है, स्कूल वालों को नंबर काटने का मौका ही नहीं दोगे, नंबर कटेंगे कहाँ से, घर वाले भी खुश, आप भी खुश। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने डिस्कशन की थी टेस्ट के बारे में।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में जैसे कि बोला था कि मैं अगली क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस कराऊंगा, है ना, कि डायमेंशंस के यूजेस कहाँ का क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगा अगली क्लास में। और उससे पहले, उसको करने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था मैंने, है ना। तो मैंने होमवर्क क्या दिया था, मैं उसको स्लाइड को निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये 3 चीज़ें जो हैं होमवर्क में आपको दी थी फ्री में, ठीक है। तो ये मैंने करवाई दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आया एवोगैड्रो, बच्चों ने निकाला होगा, कईयों ने गूगल असाइनमेंट समझ के गूगल में सर्च किया होगा, है ना। तो ये डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस होता है। अब इसकी बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो आपने क्या किया होगा, mlt-2/l, एल से तो एल कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा mt-2। एल जीरो लिखना चाहो तो लिख लो, जो लिखो जरूर लिखो, आदत डालो ऐसी कि तीनों हमने लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा। एक होता है इसका फॉर्मूला F/L, एक होता है E/A, E/A। और ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, नोट गूगल असाइनमेंट, होमवर्क है ये, ठीक है। गूगल में सर्च करने लग जाएंगे। तो E/A भी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपने चेक करना है कि क्या E/A से भी सेम आंसर आ रहा है। अगर आता है तो समझना जादू, और मेरे को अगली क्लास में बताना, ठीक है बच्चे। तो हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस की ओर। तो मैं जैसे कि मैंने अभी बोला, एप्लीकेशंस की ओर बढ़ते हैं। तो डायमेंशन के हम एप्लीकेशंस को एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, और यहाँ से देखना राइटिंग समझ आ रही है। तो एप्लीकेशन क्या है, डिड्यूसिंग, नॉट रिड्यूसिंग, इट इज़ डिड्यूसिंग, D4, ठीक है, D4 डॉग ना। डिड्यूसिंग द रिलेशंस एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये डायमेंशंस जो हैं किसके काम आते हैं, ये रिलेशंस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बनाने के काम आते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है हमेशा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है। अगर अच्छे स्कूल वाले हैं तो थोड़ा सा हाई लेवल का डालेंगे, नहीं तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और अक्सर स्कूल वाले स्टार्टिंग तो इसी से कराते हैं ना, हर टीचर इसी से कराता है। तो क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फंक्शन ऑफ मास। फंक्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, मास, लेंथ एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले पे स्लाइड पे, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो देखो उसने क्या कहा था कि हमने सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो उसने टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता है वो भी बताया था। मास पर डिपेंड कर रहा है, और क्या बताया है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। और हमें नहीं पता, ये हमें थोड़ी पता कि मास पर कितना डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर कितना, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कितना, हमें नहीं पता, हमें ये निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी, इसको सी। सॉरी ये थोड़ा अजीब सा सी हो गया, सी बेचारा सो ही गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई एम जो टाइम है, मास पर ए टाइम्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, एम रेस्ट पर ए डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही बाकी ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वालिटी लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लग जाएगा कांस्टेंट। आप सब बचपन से जो है इसको भली भांति जानते हैं, आप सभी इसको करने में एक्यूरेट हो इस वक्त कि कांस्टेंट क्यों लगाया। अगर ये भी कोई पूछ रहा है तो यार विनती है कि वो ना जरा 6th-7th क्लास में चले जाए, जहाँ पे फिजिक्स अच्छी सी थोड़ी सी आती है, तो वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। शुरू में तो नहीं तो बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि भाई अभी याद रख लो कांस्टेंट लगाया है, ये नहीं बताया जाता क्यों लगाया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमने इतना कर दिया, इतना सबको समझ आ गया। और मैं इसकी डायमेंशंस के इक्वल करना चाहता हूँ, जो कि हो सकती है। अब एम रिप्रेजेंट एम, एल रिप्रेजेंट बी, जी मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेट इज एक्सलरेशन। और एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LC T-2C,
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको मैं रब कर देता हूँ, जगह घेर रहा है बेचारा ये। वैसे तो मैं टी को स्कूल में कैसे लिखूँगा, एम रेस टू पावर ज़ीरो, एल रेस टू पावर ज़ीरो, टी रेस टू पावर वन, ठीक है। बट यहाँ पे जगह घिर रही है इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूँगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो प्रोडक्ट है, बेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड। नाइन्थ ये मेरे ख्याल से सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ में आपने पढ़ा है दब के एक्सपोनेंट रेडिकल्स में, ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो। तो इतना आ गया सबका, इतना आ गया सबका, आ ही गया होगा वैसे तो, पूछने की बात नहीं है। तो करते हैं आगे। तो इस यहाँ पे क्या था, टी था, मैं इसको लिखना चाहता हूँ एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी, ताकि आप गलती ना करो कोई। और यहाँ पे मेरा क्या आया, एम रेस टू पावर ए एल रेस टू पावर बी प्लस के सी इंटू टी माइनस के टू सी विद इंटू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कहाँ लगाऊँ यार, चलो मान लो कॉन्स्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने इक्वेट करनी है इनकी पावर से। हम मैंने यहाँ पे इक्वेट करनी है, तो m की पावर ज़ीरो, यहाँ पे m की पावर a, तो मतलब a इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे l की पावर ज़ीरो, यहाँ पे b प्लस सी, तो मतलब b प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे t की पावर वन, यहाँ पे t की पावर माइनस टू सी, माइनस टू सी हम a के बराबर कर देंगे, c आ जाएगा माइनस के एक बटा दो। अब अगर c एक बटा दो आ गया माइनस के, तो यहाँ पे फिल करके उधर जाएगा तो b आ जाएगा प्लस के वन बाई टू, बी आ जाएगा प्लस के वन बाई टू, ए जीरो है। इतना सबको क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया, सिंपल बेसिक मैथ लगाया है, एट्थ क्लास का एक्सपोनेंट रेडिकल में आपने पढ़ रखा है, इक्वेट किया है सिर्फ, ठीक है। देखूँ आगे कोई स्लाइड है, चलो हम बना लेंगे स्लाइड को फिर। तो अब मेरी वैल्यूज़ क्या आई, ए आया ज़ीरो, बी आया प्लस के वन बाई टू एंड सी आया माइनस के वन बाई टू। और ये तीनों है क्या, मेरे को भी बताएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है बच्चे, ये तो पावर्स हैं किसकी, ये इसकी पावर है ना। हम फिर से वो सेकंड स्टेप पे चले गए, ठीक है, सेकंड स्टेप पे चले गए। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करनी है। एल रेस्ट पर वन बाई टू मतलब रूट, एम ज़ीरो मतलब वन ही कर दो, चलो इसको काट ही दो, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा कटिंग। इतना सबको पता लग गया ना, समथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, इतना क्लियर है। तो एम रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, एल रेज टू पावर वन बाई टू रिप्रेजेंट्स रूट एल इंटू जी रेज टू पावर माइनस के वन बाई टू। अगर मैं इस पावर को, इसको जी को नीचे ले जाऊँ तो ये प्लस के वन बाई टू हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना सबको, मेरे को ऐसा ना हो कि भाई दिक्कत रहे मैथ्स में, और अगर दिक्कत आ रही है तो ये आपका मैथ्स कच्चा है, फिजिक्स नहीं कच्ची, मेरा पढ़ाना कच्चा नहीं है, आपके पिछले कॉन्सेप्ट ही कच्चे हैं, ये सोचना। तो ये रूट एल अपॉन रूट जी आया था, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो बच्चे ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। अब देखो हमें दिया क्या था, हमें दिया कुछ भी नहीं था, हमें तो सिर्फ यही दिया था ना कि जी हमें जो है सिंपल पेंडुलम का ओसिलेशन टाइम पीरियड निकालना है, इफ़ इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ मास एंड एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उससे हमने ये इसका टाइम पीरियड निकाल लिया। अब अगर मेरे को लेंथ पता हो, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी पता हो, कांस्टेंट पता हो कितना है, तो उसकी वैल्यूज़ फिल करके मैं टाइम निकाल लूँगा इन यूनिट्स, है ना। तो ये मेरा जो है, मैंने क्या किया, रिलेशन फाइंड कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, फिर से फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर कहता हूँ जो भी कहना है। देखिए अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि रिड्यूसिंग द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये क्या करता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो है रिलेशनशिप फाइंड करता है। चाहे रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज़ हो रही हैं वो चाहे डिराइव्ड हों, चाहे फंडामेंटल मतलब बेसिक हों। देखो यहाँ पे जी जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फ्रॉम मीटर एंड सेकंड। लेंथ जो है फंडामेंटल है, डिराइव्ड फ्रॉम मीटर।
के तो भाई कांस्टेंट है, उसका तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, उसका कोई फ़र्क भी नहीं है। तो इतना आपको सबको जो है क्लियर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं कर दूँ। अब देखो मैंने क्या किया, सबको ये पता चल गया, हमें ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये स्टेप हो गया। अब इनइक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मेरे को कांस्टेंट लगाना पड़ा। क्या ये सब क्लियर हुआ? हो गया। अब उसको क्या किया मैंने, टाइम को लिखा ऐसे, और इसको भी मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। सबको क्लियर हुआ? अब देखो भाई कुछ कुछ सेम लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया। मेरे पास ये वैल्यू आई, मेरे पास ये वैल्यू आई, एंड मेरे पास ये वैल्यू आई। अब इन वैल्यूज़ को मैंने क्या किया कि फिर से जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें फिल कर दिया, ए बी एंड सी को फिल कर दिया, तो मेरे पास ये रिलेशन निकल के आ गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले आपको ज़िंदगी में कि जिसमें उसने दिया हो कि रिलेशन किसका ढूंढना है और किसके साथ ढूंढना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सारा, ठीक है, चिंता का विषय नहीं है, ये आपका सारा गिवन होगा। एनसीईआरटी की जरा बुक उठा के देखना, जिन्होंने खोली नहीं है कभी भी, तो वो एक बार खोल के देखें और उसमें देखें कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ऐसे एक आध क्वेश्चन और होगा, उसको करके देखें। अगर नहीं हो रहा है तो मैंने अपनी जो है ईमेल एड्रेस जो है आपको नीचे शेयर कर रखा है, उस पर डालो अपना डाउट इसके टॉपिक के रिलेटेड, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर ज़्यादा अच्छा डाउट लगा तो अगली वीडियो में ज़रूर लेकर भी आऊँगा, और क्लियर हो जाएगा, तो सबको और क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी बात सबको क्लियर हो गई क्या? हमने कुछ भी नहीं किया, इतना ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। और मैं इसकी पीपीटी भी प्रोवाइड करता हूँ इन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करो, हिट द लाइक बटन ऑल्सो। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, अगला एप्लीकेशन इसका क्या है, सॉरी, टू चेक द डायमेंशनरी करेक्टनेस। ये एप्लीकेशन जो है ना, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता कहाँ है? इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे एनटीएससी हो गया, जेई मेन हो गया, नीट हो गया, कोई भी ले लो, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब उन चारों में से 3 तो गलत होते हैं, एक सही होता है। अब उन तीनों जो गलत हैं, अगर आपको क्वेश्चन का पता नहीं कैसे करना है, आंसर क्या होगा पता नहीं है, तो आप ये तो पता कर सकते हो कि इनमें से 3 गलत हैं और वो कौन सी हैं। अगर वो पता चल गया तो एक जो बचा वो करेक्ट होगा, उसको टिक लगाओ, शान से 4 नंबर पाओ, ठीक है। तो इसमें वो कैसे पता चलता है कि कौन सा करेक्ट है? वो डायमेंशनली करेक्टनेस से पता चलता है, ठीक है। वो भी एक एप्लीकेशन है इसका, वो भी एक इसका एप्लीकेशन है। तो देखते हैं क्या एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से क्या सही, कौन सा सही है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट कौन सा है। तो आपने कुछ नहीं करना, टाइम के बराबर करने हैं सारे, जो टाइम के बराबर आ रहा है उसको हैंस प्रूव लिखो और आंसर निकाल दो। तो यहाँ पे ए पार्ट जो है बराबर आ रहा है। आप बाकी के पार्ट्स भी जरूर निकाल के देखें, है ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आज हमने सिग्निफिकेंट फिंगर्स, राउंडिंग ऑफ सब कुछ कवर करना है, क्योंकि अगला पार्ट जो है सिर्फ मेरा फिर जो है एरर्स का ही बचे, और कुछ ना करे बचे, एरर्स पर ही हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें अगले पार्ट में, ठीक है। एरर्स क्योंकि मेन टॉपिक है। तो आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं ज़रा करके देखते हैं क्वेश्चन को। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही करूँगा इसका। क्या पार्ट है फर्स्ट देख लेते हैं एक बार। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट, के लाना चाहिए था पहले ही मेरे को ना, टाइम वेस्ट होता है ऐसे, चलो आगे ध्यान रखेंगे। तो ये पार्ट था, बाकी भी करके देखना, डायमेंशनली इनकरेक्ट आएंगे, ये करेक्ट आएगा। अब कैसे आएगा मैं चेक कर सकता हूँ। टी को तो मैं लिख सकता हूँ m0l0t⁻1। ये जो है कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ, इसका कोई डायमेंशन नहीं, ज़ीरो डायमेंशन। अब मेरे को डायमेंशन निकालना है r³ जी एम का। अगली साइड पे चलते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं। और देखो अंडर द रूट बात हो रही है सारी, r³ का मतलब लेंथ क्यूब, ये अंडर द रूट बात हो रही है सारी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे तो याद तो कभी किसी को होता नहीं, लेकिन मेरे को याद हो गया, मेरे को याद हो गया है। आप निकाल के भी देख सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ऐसा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सीधा लिख दिया, मेरे को याद हो गया, ठीक है। और क्या था फॉर्मूले में, मेरे को याद भूल जाता है, एम एम था यहाँ पे,
ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एम आ जाएगा, L3 से L3 कट गया सीधा ही, कोई दिक्कत नो। अब देखो -1 + 1 0 होता है, तो इसलिए ये भी कट गया। अब क्या बचा 1/t -k2। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो +k2 हो जाएगा, तो इसको मैं ऊपर ले गया, +k2 हो गया, 2 से रूट कट गया तो बचा गया t। और बचे हुए t को मैं क्या लिखता हूँ, बचे हुए t को मैं लिखता हूँ m0L0t। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि मैंने इसको कैसे लिखा, तो भाई आप तो तर गए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। क्या समझ आ गया आपको? बहुत मुश्किल चीज़ है ये, पता नहीं कैसे समझ लेते हो यार तुम लोग, इतने होशियार कैसे हो, मेरे से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये बच्चे हमने स्टार्टिंग में लिखा था, तो दोनों बराबर आ गए, इसलिए मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, हैंस प्रूव लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। ये आप इसको एक बार इसको देख लेना, जो मैंने इतने 4 स्लाइड्स लगा के आपको समझाया वो एक स्लाइड में लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये दो मैंने आपको ये करवा दी हैं इसके एप्लीकेशंस। थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 डाइन। तो बच्चे ये डेरिवेशन इसकी ना बहुत जो है ना बड़ी होती है, मैं करवाना नहीं चाहता और अक्सर स्कूल वाले भी नहीं करवाते हैं। मैं टेलीग्राम पे इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, आप समझ जाओगे इजीली। अगर नहीं समझ लगा तो अगली वीडियो में पक्का स्टार्टिंग में ये करवाऊंगा एरर से पहले, ठीक है, वो लेकर आऊँगा। बट इस बार मैं ये इसको छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। एनसीईआरटी में जाके अगर पढ़ोगे ना तो भी आपको ये समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, और ना ये इम्पोर्टेंट है। सीधे बच्चों को यही याद होना चाहिए, इसके जो है ना रिलेशन याद हो तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। डेरिवेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी को पढ़ो, प्रेफर करता हूँ मैं एनसीईआरटी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक अच्छा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। 2 मिनट वेट। यस, तो ये होता क्या है, ये कुछ भी नहीं बच्चे, इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी tells the number of digits in which we have confidence। अब मैं इसको हिंदी में भी जो है कन्वर्ट करूँगा, सॉरी। तो इसका मतलब क्या, देखो मैं सीधे रूल्स की ओर ही बढ़ता हूँ, वैसे इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, रूल्स की ओर बढ़ते हैं सीधे। 3-4 रूल्स होते हैं इसके, उसकी ओर बढ़ते हैं सीधा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैं लिखूँगा ना 0.0001, तो मैं आपको पूछूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो आप लोग बोलोगे भाई ओनली वन, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। यहाँ पे बच्चे ना पता क्या होता है, यहाँ पे डिजिट्स को काउंट किया जाता है कि हाउ मैनी डिजिट कंटेन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको ऐसे समझ नहीं लगेगा, मैं सीधे रूल्स की ओर बढ़ता हूँ, चलो रूल्स की ओर बढ़ते हैं। रूल्स टू फाइंड यार तीसरी बार हो गया आज, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने में जो है हेल्पफुल होते हैं, वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट रूल यार, क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि फर्स्ट रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स का फर्स्ट रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 12.68 में मैंने पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आप लोग बोलोगे 1 2 3 4, क्योंकि इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं आया, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। मैंने पूछा 52893.4, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी सर, ठीक है। तो समझ लगे कैसे, तो ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल,
सेकेंड रूल क्या कहता है? अ ज़ीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपेयर्स बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ज़ीरो जो है तभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा जब वो किसी दो, ये उंगली दिख रही है मेरी, दो उंगलियां की हैं सिर्फ, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर ज़ीरो आता है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर उसका कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1.03, यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो अब इसके बीच में अगर कोई ज़ीरो वाली बात होती है तो वो भी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 5.008, कोई बता सकता है यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे ओनली एंड ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। और कई बोलेंगे यहाँ पे ओनली एंड ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। जिन्होंने बोला 4 वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने बोला 2 उनका बेड़ा बैठा हुआ है। वो अपने खाता नहीं खोना चाहते, वो अपने नंबर नहीं बढ़ाना चाहते। तो बच्चे नंबर बढ़ाओ, खाता खोलो, ठीक है। तो कैसे, मैंने अभी बोला कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में चाहे जितनी मर्जी, ये नहीं ना बोला मैंने जितनी मर्जी, अब बोल रहा हूँ, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी जीरोज आए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगी। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6.0023 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। 5, मतलब कि समझ लग गया ना सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने मर्जी जीरोज आए वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे उनके, क्योंकि वही कहते हैं ना, देखो जैसे जैसी संगत वैसी रंगत। अब इनकी संगत में दो अच्छे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं तो उनकी रंगत में क्या हुआ, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है मुहावरा। क्लियर? तो अगला थर्ड जो है रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। क्या कहा मैंने, अभी समझाता हूँ, चिंता नहीं करनी जिनको नहीं समझ लगा। 0.859, अगर किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर के लेफ्ट में कोई ज़ीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानेंगे, उसको जो है बेदखली का नोटिस पकड़ा देंगे, बाहर निकल यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे अगर मैं बात करूँ 0.076 की, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि इसके लेफ्ट में जितनी मर्जी चाहे जीरोस आए कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स आते हैं, ओनली, ओनली एंड ओनली 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। नेक्स्ट फोर्थ रूल की ओर बढ़ते हैं। ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने अभी बोला कि लेफ्ट में जितने मर्जी जीरोस आए वो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट जो जितने मर्जी राइट में आ जाए वो सारे जो हैं सिग्निफिकेंट होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। याद रखोगे इसको, ठीक है ना, याद रखना ही पड़ेगा, वैसे पूछने वाली बात नहीं है इसमें कोई भी। याद रखोगे तो अपने ही फ़ायदा करोगे, मैंने तो याद किया हुआ है। ठीक है, अब अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं जैसे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1.32 इंटू 10⁻², आपको एक दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा हूँ कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो इसमें क्या करना होता है ना, जितने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ना उसको भूल जाओ। 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जैसे मैंने इतना बड़ा लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ऐसा लिखा था ना मैंने, 0 0 0, अभी कुछ ऐसा कुछ लिखा था। तो इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहता ना तो क्या बनेगा, 9.863 बनेगा और ज़ीरोस खिसक जाएंगी। ये पॉइंट यहाँ पे आया तो क्या होगा, 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगी, 2 3 4 5 6 इंटू 6। तो इसको भूल जाओ। सिग्निफिकेंट के फिगर्स कितनी बची, 1 2 3 4, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये मत सोचना कि पिछला रूल गलत हो गया, पिछला भी सही है। अगर आपको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो आप इसको काटोगे, अगर नहीं दिया है
तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उसको ऑल गिनोगे उसकी सारी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे इसके 5 रूल्स। किसके थे 5 रूल? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब मैं आगे बढ़ता हूँ राउंडिंग ऑफ की तरफ से। समझ आ गया? एक बार मैं दोबारा तो नहीं दोहराने, चलो बाद में दोहराते हैं। राउंडिंग ऑफ पढ़ लेते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या कहता है? इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रिसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजिट है, एक नंबर लिख रहा हूँ 8.92। अब देखो यहाँ पे लास्ट चीज चेक करना है आपने। तो अगर लास्ट चीज जो है वो 5 से छोटा है तो पिछला जो डिजिट होगा राउंड ऑफ करते वक्त वो ऐसा ही रहेगा, 8.9 नहीं आएगा, वो 9 नहीं हो जाएगा। कई बार लिख देते हो तुम अप्रोक्सीमेटली 9, तो ऐसा नहीं होगा। 4.84 है। अब यहाँ पे जो है 4 5 से छोटा है तो यहाँ पे 4.8 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 4.86, जो कि 6 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे हो जाएगा 5 अप्रोक्सीमेटली। तो समझ लग गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ भी आना चाहिए और समझ आ भी जाना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट रूल कहता है अगर लास्ट डिजिट जो है 5 से छोटा है तो पिछले में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर वो 5 से बड़ा है, सेकंड रूल यही है कि अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले में +1 हो जाएगा। सॉरी, तो पिछले में +1 हो जाएगा। क्लियर। तो थर्ड रूल क्या कहता है? अब आएगा मज़ा। अगर वो 5 के बराबर आ जाएगा, अगर वो 5 के बराबर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 16.352। अब मैंने कहा कि भाई इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो, तो 3 में क्या आना चाहिए? 1 2 एंड 3, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करते वक्त मेरे को इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो मैं चेक करूँगा 3 से अगला 5 है, 5 तो 5 इक्वल है यार, मैं तो घबरा गया। तो क्या करना है, अगर 5 के बराबर आ जाते तो उसके पीछे वाला देखो। अगर पीछे वाला है ओड, ध्यान से सुन लो, प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी। अगर पीछे वाला है ओड तो उसमें +1 होगा, तो इसका आंसर आएगा 16.4। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 16.2, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 16.2, और ये तो 5 के बराबर ऐसा ही है, ये तो 5 के बराबर ऐसा ही है, बट अब पीछे वाला डिजिट देखोगे तो वो निकला इवन, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 16.2 ही आएगा। अगर है ओड 16.3, चलो इसको तो एग्जाम्पल को कितनी बार लेना, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कौन सा ने 6.752 58 लो चलो। तो मैंने आपको कहा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको जो है राउंड करो, है ना, राउंडिंग ऑफ करना है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, बच्चों को पता लग गया कि जब 5 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 तक करना है तो तीसरा वाला देखना है। तो पीछे वाला देखो ओड है तो 6.8, अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूँ तो इवन आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 6.4 ओनली, कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी सा रूल है, ये बहुत ईजी सा रूल है जो सबको समझ आ गया है और समझ आना भी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो यही था, बस सिग्निफिकेंट फिगर करवाया आज मैंने, राउंडिंग ऑफ करवाया, ठीक है। एंड और क्या करवाया भूल गया, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस करवाए। रूल्स मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत है नहीं दोबारा, क्योंकि इजी थे। अगर किसी को दिक्कत हुई है तो दोबारा वीडियो देख सकता है, वो अच्छे से करवाए हैं मैंने। होमवर्क देना भूल गया मैं, होमवर्क यही है कि भाई NCERT की रिवीजन करें जितना कराया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ आपकी केमिस्ट्री के पार्ट में है इस बार, नहीं तो फिजिक्स में होता था, इस बार केमिस्ट्री में है, ठीक है। बट आप केमिस्ट्री में पढ़ लें, क्योंकि आता तो उसका यूज़ फिजिक्स में है, होता यूज़ फिजिक्स में है, पता नहीं केमिस्ट्री में क्यों दे दिया इस साल उन्होंने, बेवकूफ़ी की है बहुत बड़ी, ठीक है। तो केमिस्ट्री की किताब खोल लें NCERT की, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको एक बार रिवाइज़ करें। वैसे मैं आपको नोट्स भी दूंगा इसके इन टेलीग्राम ग्रुप, नीचे जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, आईडी भी मेरी प्रोवाइड है। अगर लिंक पे आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आईडी पे मेरे को लिखो, मैं आपको करूँगा, ठीक है, ऐड।
वैसे तो ऐड हो जाना चाहिए, एक बच्चे का मेरे को आया था, फिर मैं उसको मैंने ऐड किया था। चलो तो मिलते हैं। होमवर्क यही है कि रिवाइज एनसीईआरटी और प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि मैं 2-4 क्वेश्चन दे के खुश नहीं होना चाहता और ना ही आपको खुश करना चाहता हूँ। 20-25 क्वेश्चन दिन के करो तो मज़ा आएगा, और वो भी अच्छे लेवल के। ठीक है, और असाइनमेंट मैं बना रहा हूँ, इकट्ठी चैप्टर की दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट इकट्ठे चैप्टर की मिलेगी। तो थैंक यू, है ना। हैव अ नाइस डे, बाय।